नेता उपनेता, नेता है नहीं, जो मैंने देखा बहुत अनुभवी है और उस ढंग से वो अपनी बात करेंगे और ट्रेनिंग भी आपने ली हुई है का हिसाब से। पर अब आपको ये भी नहीं मालूम है कि ओवरड्राफ्ट में और आपके जो है स्पेशल ड्राइविंग फैसिलिटी में क्या अंतर है। आप सदन को गुमराह कर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए जो कुछ हम करते हैं केंद्र सरकार के एडवाइस पे ही कर सकते हैं। कर्जा लेना है बिना FRBM एक्ट के अंतर्गत ही ले सकते हैं। शायद आपको जानकारी नहीं होगी, कोविड आया था तो प्रधानमंत्री ने खुद ने हमारे सामने जो VC के अंदर और उसके बाद में फॉलोअप के अंदर जो छूट दी गई थी उसके अंतर्गत ही कर्जे ज़्यादा लिए गए उनकी परमिशन से, और पूरे देश के राज्यों को कोविड को ध्यान में रखते हुए स्पेशल छूट दी थी FRBM एक्ट के अंतर्गत। उसके आधार पर कर्जा लिया गया और मैं समझता हूँ कि ये जो आपने कहा कि आपने कर्जा ले लिया, मैं आपको बताऊं कि स्पेशल ड्राइविंग फैसिलिटीज क्या है, क्यों बिना मतलब का विपक्ष जो है इसको गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। इसके अंतर्गत हम लोगों ने 38,542 करोड़ चतुर्थ ब्याज के अंदर राज्य के द्वारा RBI में किए गए निवेश जो होता है, जो राज्य सरकारें निवेश करती है एक्स्ट्रा पैसा RBI में, उसका 95% हम ले सकते हैं वापस। वो कर्जा इसलिए लिया गया, हम अगर मार्केट से बोरोइंग करते तो ज़्यादा ब्याज देना पड़ता। ये बहुत कम ब्याज के आधार पर कर्जा मिलता, टेम्परेरी लोन होता वो। उसके आधार पर जो है जो निवेश किया गया हमारे द्वारा उसमें 95% तक टेम्परेरी लोन जो कम दर पर मिलता है, इस सुविधा का लाभ उठा करके ये कर्जा लिया गया और दीर्घकालीन ऋण को डेफर कर विकास कार्य हेतु कम ब्याज पर अल्पकालीन ऋण से आवश्यकता को पूर्ण कर रही है। ये बुरा नहीं है। इसका कमेंट सुनिए आप। RBI कमेंट कर रही है इसके लिए। RBI ने भी कहा कि स्पेशल ड्राइविंग लिमिट फैसिलिटी, ये जो सुविधा दी गई है सब राज्यों को है, SDF का उपयोग करने को उचित ही नहीं बुद्धिमत्तापूर्ण माना गया है। बुद्धिमत्तापूर्ण माना गया है। आप सब देखिए, बुद्धिमत्तापूर्ण माना गया है। तो बुद्धिमानी के साथ वित्तीय प्रबंध करेंगे तभी तो इतना शानदार बजट पेश कर पाएंगे, लागू कर पाएंगे। कृपा करके, आप बहुत ज्ञानी हैं मुझे मालूम है, पर उसके बावजूद भी ये अकाउंटिंग के जो सिस्टम हैं ये कुछ अलग तरह के हैं। आपने कहा कि पेन अकाउंट सिस्टम जो केंद्र सरकार में लागू है, ये जो अभी सिलसिला चला, कुछ आलोचना भी हो रही है, उसमें कोई दम नहीं है। ये हमने खाली प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव क्या दिया, जो केंद्र सरकार जो सिस्टम अपना रही है वही सिस्टम IT बेस्ड गवर्नेंस होने लग गई है। अब जरूरत नहीं है पोते पावड़े की लंबे चौड़े, इसलिए जानबूझ करके ये हमने प्रपोजल दिया है, परंतु बिना केंद्र सरकार के अनुमोदन के वो स्वीकृत नहीं हो सकता है। तो CNAG को डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर फैसला होगा तो और राज्य मांग रहे होंगे, एक साथ फैसला होगा और केंद्र सरकार जो सिस्टम है उसी सिस्टम को लागू हम करना चाहते हैं। इसलिए ये हम लोगों ने प्रस्ताव उनको दिया था और मैं जैसे कह रहा हूँ कि बिना केंद्र सरकार के ये अनुमोदन के नहीं हो सकता है। इसलिए ट्रेजरी सिस्टम जो है और पे अकाउंट सिस्टम के बारे में अलग अलग बात है। ट्रेजरी सब जगह हमारी है, इसलिए मैंने कहा कि इस सिस्टम के आधार पर हम लोगों ने इसको प्रपोजल किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, शानदार बजट आया है। मैं उम्मीद करता था कि अब तो ये मेरा वित्त मंत्री के रूप में 10वां बजट था, 10वां बजट है। इतना अनुभव तो मुझे हुआ होगा थोड़ा बहुत तो, कि मैं अपने हिसाब से मेहनत करके
किस प्रकार में पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें और सोशल सिक्योरिटी, इस पर मैं किस प्रकार से अपना कंट्रीब्यूट कर सकूं, मैंने करने का प्रयास किया और प्रदेश की जनता ने उसको अप्रिशिएट किया है। आप करो नहीं करो आपकी मर्जी है, आप भी प्राइवेटली आप लोग कहीं करते हैं मुझे मालूम है, पर हो सकता है कि आप लोगों को तकलीफ हो रही हो बोलने में, और वाजिब बात भी है, आप कैसे बोलेंगे, हाउस के अंदर कैसे बोल सकते हैं। पर माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ मैं आपको विशेषताएं बताता हूं जो हमने प्रयास करके अनाउंसमेंट भी की है। 23-24 में अभी इस बजट में हमने 1018 घोषणा मैंने करी है। अभी बजट पास आप करेंगे आज सदन के माध्यम से, पर हमने एडवांस के अंदर ही 250 स्वीकृतियाँ जारी कर दी। आप सोच सकते हैं कितना फास्ट हम चल रहे हैं। हम आपकी जनता को यहाँ रखते हैं, विपक्षी जनता को। हम कोई दिल्ली की सरकार की तरह नहीं है जो विपक्ष की परवाह नहीं करे, माइक बंद कर देते हैं, बोल देते नहीं हैं। आज तो हद्दी कर दी, पूरी प्रोसीडिंग बंद कर दी। इसलिए हम बार बार कहते हैं देश की दिशा में जा रहा है। ये देश कहाँ जाएगा कोई नहीं जानता है। इस लोकतंत्र का क्या होगा कोई नहीं जानता। हालात ये है, वो बहस का विषय अभी नहीं, इसलिए मैं नहीं बोलना चाहता, पर हालात बड़े गंभीर है। आप भी और हम भी सब जो है उद्देश्य हम सबका एक है, इसलिए थोड़ी चिंता आपको भी होनी चाहिए। बहुत हालात स्थिति अच्छी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, बजट पेश करने के बाद मैंने तमाम सचिवों को बुला करके मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिए। ABC मैंने कैटेगरी बनवा दी, उसी ढंग से फैसले शुरू भी हो गए। घोषणा पत्र में अध्यक्ष महोदय जो वादा किए थे वो 80% वादे मैंने पूरे किए जन घोषणा पत्र के, और 16% प्रगतिरत थे। हर बजट की शानदार चर्चाएं देश में भी हुई है, प्रदेश में भी हो रही है। 4 साल बिना टैक्स का बजट पेश किया मैंने, ये 5वां बजट भी बिना टैक्स का है। और कोविड के बावजूद भी हमारी रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ रहा, हम अच्छी स्थिति में आ रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं राजस्थान मॉडल स्टेट बनने जा रहा है। इसमें आपको भी खुशी होनी चाहिए सब लोगों को। चाहे चिरंजी योजना हो, चाहे 500 रुपये सिलेंडर की बात हो, इंदिरा शहरी रोजगार गारंटी देश में कहीं नहीं है, राजस्थान में लागू की हमने। उड़ान योजना की मैं समझता हूँ कि आपकी भागीदारी भी होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए। आपने शुरू करी थी पहले इसको। OPS सामाजिक सुरक्षा, बड़े तरकीब से आपने OPS को समर्थन की बात कह दी, क्योंकि आपको अपने चुरू की चिंता भी सता रही होगी। कर्मचारी माँ भी है, पूरे देश में मुद्दा बना हुआ है। आखिर में चुनाव के पहले प्रधानमंत्री जी को कुछ फैसला करना पड़ेगा। महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, हरियाणा के अंदर सब जगह धरने चल रहे हैं। समझ जाओ ये मानवीय दृष्टिकोण से हमने फैसला किया है। आप गिनते हो कि बाद में 25 में 30 में क्या होगा, तो 65 साल तक माननीय अध्यक्ष महोदय OPS रही रहा है देश के अंदर। 65 साल में जो सुई नहीं बनती थी, हम बार बार कहते हैं बिजली क्या होती लोग समझते नहीं थे। वहाँ से शुरुआत करी कांग्रेस ने और कहाँ पहुँचा दिया देश को। आज आधुनिक भारत जो है जिस पे मोदी जी गर्व करते हैं दुनिया में जाकर के, आधुनिक भारत का निर्माता कांग्रेस और कांग्रेस नेता रहे और कोई नहीं रहा है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की दूरदृष्टि थी, आत्मनिर्भरता की तरफ नींव पक्की रख दी शुरू में। उसका लाभ आज हम सबको मिल रहा है, बिजली में, पानी में, इस्पात कारखानों में, सब जगह। इसलिए आप निश्चिंत रहें। OPS का लागू करना मैं समझता हूँ कि आप अभी भी समय है कि अगर 65 साल में हम यहाँ पहुँच सकते हैं तो यही तो कर्मचारी थे, यही ओल्ड एज पेंशन थी, तो कोई क्राइसिस नहीं हुआ। अब क्राइसिस को आप क्यों काल्पनिक बनाते हो? हमने सोच समझ के किया होगा। हम तैयार हैं समझाने के लिए, जो समझना चाहें। अखबार में पढ़ते हैं कि कई राज्यों में टीमें आ रही हैं, देखते हैं, बात करते हैं। सोशल सिक्योरिटी का अध्यक्ष महोदय हमने एक के बाद एक ही घोषणा करी है और मैं समझता हूँ कि ये आवश्यक भी है।
विश्व गुरु बनने की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, तो आप पहला काम ही करवा दीजिए। एक तो छुआछूत की बात उठाई कैलाश मेघवाल जी ने, ये सबको पीड़ित करती है, दिल में दर्द होता होगा। ये मानवता में कलंक है आज भी, कि आज भी हम लोग देखते हैं समाज में कितना छुआछूत मानव के बीच में जो है जिस रूप में भेदभाव किया जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, भावुक हो जाते हैं लोग भाग। ये स्थिति है, उस पर कोई चर्चा नहीं होती है, ना हम आगे बढ़ पाते हैं। मैं किसी एक व्यक्ति को दोष नहीं देता हूँ, सामाजिक स्थिति ऐसी है, इसमें क्रांति होनी चाहिए, इसमें लोग आगे आना चाहिए। अरे फ्रीडम फाइटर्स थे उस जमाने के अंदर, तब मंदिर प्रवेश करवाते थे, तब मंदिर प्रवेश करवाते थे, आंदोलन करते थे, वो जज्बा भी था फ्रीडम मूवमेंट के अंदर। पर हमने सामरिक सुरक्षा को एक मुद्दा बनाया है। प्रधानमंत्री जी को मैंने पत्र लिखा है, जैसा मैंने वादा किया था उससे पिछली बार, कि आप कृपा करके, जैसे मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने जो कानून बनाए थे पार्लियामेंट में, वैसे कानून बने सामरिक सुरक्षा के लिए, देशवासियों के लिए, मेरा मानना है। कामधेनु इंश्योरेंस पशु, मैंने पिछली बार आपको कहा, ये भी एक अभिनव, 2 दुधारू पशुओं को इंश्योरेंस मिल रहा है। FIR मैंने जो कंपनी की थी, कानून व्यवस्था की बात आप करते हो, पर ये नहीं कहते कि वास्तव में एक बड़ा ऐतिहासिक कदम था वो। FIR कंपनी कई